मैं उन तमाम मीडिया चैनलों को कहना चाहता हूं कि भैया आप वही दलाल हो तो कबूल कर लो कि भाई हम मोदी जी के दलाल हैं। हम जिस किसानों की हालत नहीं दिखा सकते, बलात्कार होती हुई बेटियों की हालत नहीं दिखा सकते, हम केवल सुशांत सिंह और ड्रग्स के मामले में ही हम ज्यादा खुल के कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन तमाम चैनलों को दलाल और भड़वा चैनल कहता हूं, और पूरा देश कहता है, मैं अकेला गाली देने वाला इंसान नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, वास्तविकता है। वो इस देश के सबसे बड़े दलाल हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की हर एक गलत नीतियों को छुपाने का, ढकने का काम करते हैं। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ है विनय दुबे जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने उनको कई बार संघर्ष करते हुए देखा होगा मजदूरों के लिए, कई बार संघर्ष करते हुए देखा होगा डॉक्टर कपिल के केस में, कई बार संघर्ष करते हुए देखा होगा आईपीएस भट्ट साहब के सिलसिले में। तो आज उनके साथ हम बातचीत शुरू करते हैं पहले मुद्दे को लेके। जी सर, पहला मुद्दा मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा सर, कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते मजदूरों पे क्या गुजरी, सरकार की भूमिका क्या थी और आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी सर? देखिए, बहुत सिंपल सा था। सरकार को बिना प्लान के उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, और एक जो मजदूर होता है वो प्रतिदिन अपनी मेहनत करता है और अपना घर चलाता है। उनकी जो दिन की आजीविका होती है वो 100-200 से ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा ज्यादा 400 रुपए। लेकिन उसको अपने गांव के परिवार को भी पालना होता है, उनके ऊपर लोड होता है। लेकिन सरकार को इस तरह की कोई चिंता नहीं थी। सरकार ने हमेशा उद्योगपतियों को ही सपोर्ट किया है, चाहे उनकी कोई योजनाएं देख लें, उसमें गरीब को एक एक रुपए की मदद नहीं हो पाती है। वो सारा का सारा फायदा सरकार को जाता है। तो आप ये उम्मीद ही ना करें भारत के अंदर कि जो भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो मजदूरों और गरीबों, किसानों के लिए कुछ करेगी भी। हमें अपनी सुरक्षा, अपना जो चीजें हैं खुद देखनी होती है, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के लिए है, उनके लिए माफ कर देती है कर्जे, लेकिन किसानों के लिए नहीं करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं उनका दोगलापन है। और जिस तरह से वो चल रहे हैं, मजदूरों का जो खासतौर पे लॉकडाउन में था, वो भुखमरी की हालत थी, जिसको लेके मैंने भी आंदोलन किया, जेल तक गया था उस चीज को लेके। उसके बाद सरकारों ने वही काम किया जिसकी हम लोग मांग कर रहे थे बहुत समय से। अगर यही काम पहले कर दिया होता तो शायद इस संघर्ष करने का जो, ये टकराव का जो एक माहौल बना, वो नहीं बनता था। जी 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 विनय जी, अभी मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ, डॉक्टर कफिल के बारे में। डॉक्टर कफिल के लिए आपको काफी संघर्ष करते हुए देखा है, मैंने भी देखा है, और काफी सोशल मीडिया पे काफी काफी पोस्ट वायरल हुई है इस बारे में। आपको क्या लगता है सर, डॉक्टर कफिल के साथ अन्याय हुआ है? अगर अन्याय हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, अगर अन्याय नहीं हुआ होता तो फिर कोर्ट उनको रिलीज नहीं करता था। अगर उनकी कोई चीजें निकलती थी या उन्होंने कुछ क्राइम किया होता तो कोर्ट उन्हें बाहर आने नहीं देता था। तो कहीं ना कहीं ये एक ठप्पा है, एक सर्टिफिकेट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये माना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो पाए, उनके लिए कोई ठोस सबूत पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार साबित नहीं कर पाई, जिसके कारण उनको आज एनएसए जैसे गंभीर धाराओं से हटाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो बेगुनाह थे, उनकी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी, आपने भी लड़ी है, हम सब ने मिलकर आवाज उठाई। उसी का नतीजा था कि जुडिशरी सिस्टम को ये कंसिडर करना पड़ा, ये केस को वापस से उसकी सुनवाई करनी पड़ी, और एक जो हकीकत थी, जो मेरिट थी, उसके आधार पे एक जजमेंट आया है, उसका स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे देश ने डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठाई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब डॉक्टर कफील इसको एक पॉलिटिकल अपना करियर बनाने के इसमें लगे हुए हैं, जो थोड़ा सा दुर्भाग्यवश है। हमने एक डॉक्टर के लिए आवाज उठाई थी, जिन्होंने बेगुनाह बच्चों की आवाज, एक बेगुनाह बच्चों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जेल तक गए। लेकिन अब जो हम कफील खान देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि हमने किस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई थी। आज इस तरह से वो एक पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि उनको पूरा छुड़ाने में पूरे देश का हाथ था। लेकिन उनके लिए इस समय जो भक्ति और जो चाटुकारिता देख रहा हूं मैं, उसको देख के अब कहीं ना कहीं दुख होता है कि शायद इनके लिए आवाज उठाना मेरे लिए गलत कदम था मेरी जिंदगी का। अच्छा, अभी मैं आपके तीसरे मुद्दे पे आ जाता हूँ सर, आईपीएस संजीव भट्ट के बारे में। आपको क्या लगता है संजीव भट्ट के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी जनता इस बारे में जानती नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, वो किस बात को फेस कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं। तो कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर आप? आईपीएस संजीव भट्ट गुजरात के आईपीएस थे।
जब नरेंद्र मोदी जी सन 2002 के पहले जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय उनकी स्पेशल सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे, मतलब उनकी सुरक्षा व्यवस्था जिस अधिकारी के हाथ में थी वो आईपीएस संजीव भट्ट थे। इसके साथ उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां गुजरात में उन्होंने निभाई हैं और पूरी सक्षमता के साथ निभाई हैं। उनकी केवल एक गलती थी, जिस समय गुजरात में गोधरा दंगे चल रहे थे जिसमें हिंदू मुसलमानों की हत्याएं की जा रही थी, उसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक बुलाई, एक 12 से 15 अधिकारियों की बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने कहा कि अगर ये मुसलमानों की हत्याएं हो रही है तो उसको रोका ना जाए। इसको लेके आईपीएस संजीव भट्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि लॉ एंड ऑर्डर और व्यक्ति की जान कीमती है। उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से सरकार के खिलाफ, गुजरात सरकार के खिलाफ और खास तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाई और खास तौर पे जब वो सुप्रीम कोर्ट गए और एक एफिडेविट डाली कि मैंने उस 12 लोगों की मीटिंग, 15 लोगों की मीटिंग में मैं उपस्थित था, ये उसके सबूत हैं, ये उसके एविडेंसेस हैं, जिसमें ये साबित होता था कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ही गोधरा में हजारों लोगों की हत्याएं की गई, उनको पूरा बैकअप नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस आरोप के लगने के बाद आईपीएस संजीव भट्ट का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक ऐसी घटना जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है, एक ऐसे आरोप के अंदर उनको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है गुजरात जिला और सत्र न्यायालय द्वारा, कि जो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। एक हकीकत देश के सामने लाने का जो खामियाजा था, एक अधिकारी के तौर पे जो अपनी ड्यूटी निभाने का जो एक खामियाजा था, वो कहीं ना कहीं आज आईपीएस संजीव भट्ट आजीवन कारावास की जो उनकी एक तोहफा उनको मिला है सरकार की तरफ से, वो भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम जैसे आम भारतीयों की जिम्मेदारी होती है। अगर एक अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहा था, किसी की हत्या रोकने के लिए प्रयास कर रहा था और हजारों हत्याएं करने वाले उस हाथों को, जिनके हाथों में खून लगा है, उन हाथों को अगर जनता के सामने उसकी हकीकत लाने का प्रयास कर रहा था, तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस अधिकारी को, आईपीएस संजीव भट्ट को ताकत दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो बाहर आए और गोधरा कांड की जो हकीकत है वो जनता के सामने आना जरूरी है कि वो 2000 मुसलमानों की हत्याएं किसने की, वो सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं किसने की, क्या ट्रेन में पहले से लाशें डाल के जलाई गई थी ताकि हिंदू मुसलमान का दंगा कराया जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जानकारी सबूत के साथ आईपीएस संजीव भट्ट के पास है और यही कारण है, मेन कारण यही है कि गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जिसको लेके आज संजीव भट्ट जी जेल में है। तो कहीं ना कहीं उनकी रिहाई देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है जो लाशों की ढेरों पे बैठा हुआ है और एकमात्र चश्मदीद गवाह है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है आईपीएस संजीव भट्ट जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। और आज तक इस मामले में जिसने भी संजीव भट्ट का साथ दिया वो इस धरती पे रहा ही नहीं, उसकी या तो हत्याएं हो गई या तो मर जाते हैं। आप सोचिए, आईपीएस संजीव भट्ट का साथ देने वाले स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री अचानक से वॉक करते हुए फायरिंग में उनकी हत्या हो जाती है। कुछ लड़के आते हैं उनको गोली मार के चले जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, उस स्वास्थ्य मंत्री की गलती इतनी थी कि उन्होंने आईपीएस संजीव भट्ट को जो बातें कही थी उससे वो सहमत थे, क्योंकि वो भी इस जानकारी को जानते थे। आज सोचिए, गुजरात में स्वास्थ्य मंत्री तक की हत्या हो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं ये मामला कितना गंभीर है। और अगर इसमें तथ्य नहीं होते तो आज वो मंत्री साहब हमारे बीच में जिंदा होते। और ऐसे बहुत सारे तमाम लोगों की हत्याएं हुई जो इस केस से जुड़े हुए थे। केवल एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं आईपीएस संजीव भट्ट। और जहां तक उम्मीद है कि अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो हमें वास्तविकता, जो गोधरा कांड था, मुसलमानों की हत्या, हिंदुओं की हत्या का जो असली राज था वो देश के सामने आ जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से, आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई के लिए आगे आए, आवाज उठाए, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे ग्राउंड लेवल हो। जो भी आप कर सकते हैं, एक तिनका भी अगर आप कर सकते हैं तो उस देश के उस खतरनाक भविष्य को टाला जा सकता है जो नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं। जी सर, आजकल हाथरस की घटना के बारे में आपने सुना होगा। हाथरस में जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, क्या राय रखते हैं सर आप हाथरस के बारे में? देखिए, कंगना जी का घर तोड़ा जाता है महाराष्ट्र में। ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाए महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव जी को रिजाइन करना चाहिए। बहुत सारे गंदे गंदे शब्दों के साथ उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक घर
तोड़ने के लिए अगर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो उत्तर प्रदेश में मैं उन महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि आप उस दलित समाज से आते हैं जिस समाज की बहन बेटियों की इज्जत तार की जा रही है। 4-4 कुत्ते मिलके उसका दुष्कर्म करते हैं और बाद में वो लड़की मर जाती है, और ये सब उस राज्य में होता है जहां पे इस समय राम राज्य है। योगी जी के राज्य में क्या राष्ट्रपति जी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? हमने देखा है किस तरह से प्रशासन और योगी जी पीड़ित परिवार को मदद करने के एवज में जो दुष्कर्म किया है उसको बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। क्या ये समझ के बाहर है कि क्या उनके जिस तरह से मंत्रिमंडल में क्या उनके वहां पे महिलाओं का यही सम्मान होता है? रात में बिना परिवार के परमिशन के उनकी बॉडी को जला दिया जाता है। और केवल एक घटना नहीं है, हाथरस के बाद बलरामपुर हुआ, उसके बाद भदोही हुआ, एक के बाद बैक टू बैक घटनाएं हो रही हैं। और लेकिन दिक्कत यही है कि एक अक्षम व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को हमने सत्ता दी है, वहां के उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वहां पे जनता ने उनको बिठाया है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनकी जनता को भुगतना पड़ेगा। उसको देखते हुए आज हमारी टीम की तरफ से हम लोग रास्ते पे हैं, रिबेल सदानंद पति जी सड़क पे हैं। आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश की एक हमारी पद यात्रा है हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, जिसमें पंकज श्रीवास्तव जी, मोहित शर्मा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचे हुए मेरे भाई राज त्रिपाठी जी, आज ये सब पहुंचे हुए हैं दिल्ली, और एक पद यात्रा की वहां से तैयारी है। हमें पता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले से नहीं है। और अगर पंकज श्रीवास्तव, मोहित शर्मा और राज त्रिपाठी की गिरफ्तारी होती है तो विनय दुबे मुंबई से दिल्ली पहुंचेगा और इस आंदोलन को तब तक वहां पे रखेगा और चालू रखेगा सड़कों पर उतरकर, जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता है। जी सर, अभी लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं सर। आजकल जो मीडिया में चल रहा है, ड्रग्स और बॉलीवुड, इसके अलावा कुछ मीडिया में चल नहीं रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो गंभीर मुद्दे हैं देश के, वो नहीं चल रहे हैं। 1-2 मिनट में लास्ट संदेश दे दीजिए उन मीडिया वालों के लिए और जनता के लिए, इस मीडिया का क्या करें? सर, पुराने जमानों में वैश्यालय होते थे, जहां पे सड़कों पे बाहर दलाल खड़े होते थे, जो कहते थे साहब चलो हम कम रेट में आपको दिलाते हैं। वो बाकायदा कहते थे कि हम वैश्यावृत्ति करा के पैसा कमाते हैं। मैं उन तमाम मीडिया चैनलों को कहना चाहता हूं कि भैया आप वही दलाल हो तो कबूल कर लो कि भाई हम मोदी जी के दलाल हैं। हम जिस किसानों की हालत नहीं दिखा सकते, बलात्कार होती हुई बेटियों की हालत नहीं दिखा सकते, हम केवल सुशांत सिंह और ड्रग्स के मामले में ही हम ज्यादा खुल के कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन तमाम चैनलों को दलाल और भड़वा चैनल कहता हूं, और पूरा देश कहता है, मैं अकेला गाली देने वाला इंसान नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, वास्तविकता है। वो इस देश के सबसे बड़े दलाल हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की हर एक गलत नीतियों को छुपाने का, ढकने का काम करते हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि जिस तरह से वो एक बलात्कार हुई बेटी के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, भगवान करे ये परिस्थिति उनके ऊपर आए और वो देखे, उनको ये एहसास हो कि किस तरह से बेटी की इज्जत देश के नेताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह का दलालपन और अगर ये छोड़ दे तो शायद देश का विकास हो जाए, लेकिन सब इस समाली में लगे हुए हैं। शुभकामनाएं देता हूं उन तमाम भारत के जनताओं को कि अब तो आप देखें और जागें कि आज देश की हालत इन मीडिया चैनल वालों ने की क्या कर दी है। हमें केवल बाइकआउट करके उनका एक छोटा सा, वो हमारे दम पे जिंदा है, अगर हम ही उनका साथ न दें तो रास्तों पे कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो तमाम चैनलों को, जो भी गोदी मीडिया है खासतौर पे, उनसे देश के नेता, देश की जनता से निवेदन करूंगा कि बाइकआउट करें, उस चैनलों को देखना बंद करो। आपको एक मानसिक शांति मिलेगी और देश की सुखद एक आबादी, एक अच्छी चीज के लिए आपका योगदान होगा। जी विनय जी, आप हमारे साथ आए और आपके विचार साझा किए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। न्यू इंडिया की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद विनय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जिस तरह से देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सैल्यूट करूंगा आपके जज्बे को, और विनय दुबे और पूरी टीम आपके साथ हमेशा है। आप जिस तरह से एक सही और हकीकत खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपको देश हमेशा याद रखा जाएगा, और जब भी इतिहास लिखा जाएगा आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।